हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चैप्टर 2 में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें और आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मैटर को हम लोग फर्दर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, उसके बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं एंशिएंट Indian and the Greek philosophers have always wondered about the unknown and the unseen form of matter। कह रहा है कि एंशिएंट और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो हमेशा क्या कर रहे थे कि खोज कर रहे थे कि जो चीज़ उनको नहीं दिख रहा था मैटर, वो क्या होता है, किससे बना हुआ होता है हर मैटर, उसके बारे में क्या कर रहे थे, ये लोग रिसर्च करने का कोशिश कर रहे थे, जानने का कोशिश कर रहे थे। द आइडिया ऑफ जिविटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। कह रहा है कि ये जो मैटर को कह रहा है ना कि मैटर किसी भी चीज़ में बढ़ सकता है, मतलब मैटर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आइडियाज़ आया था इंडियन फिलोसफर्स को, ये लगभग आज से 2500 साल पहले ही ये आइडिया जो है उनको आ चुका था। कह रहे हैं इंडियन फिलोसफर महर्षि कनड पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। कह रहा है कि जो इंडियन फिलोसफर्स थे महर्षि कनड, ये क्या बोले थे कि अगर हम लोग मैटर को फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, मतलब पदार्थ को अगर हम लोग क्या करेंगे कि मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि एक पार्टिकल्स हमको मिलेगा जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Ultimately, stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। He named these particles परमाणु। कह रहा है कि वो जो पार्टिकल्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको ये क्या नाम दिए, परमाणु नाम दिए। अब ये जितना भी जो इंडियन फिलोसफर्स है, ग्रीक फिलोसफर्स है, ये कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रूव नहीं था इनके पास, ठीक है ना। ये क्या करते थे, थ्योरेटिकल, ये अपना क्या होता था, एक्सपीरियंस बताते थे कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, मतलब इनका कोई एक्सपेरिमेंटली इनके पास कोई प्रूव नहीं था, ठीक है ना। तो चाहे वो इंडियन फिलोसफर हो या ग्रीक के फिलोसफर हो। कह रहे अनदर इंडियन फिलोसफर्स पाकुडा कटियामा elaborated his doctrine and said that these particles normally exist in the combined form which gives us various form of matter। अब कह रहा है कि दूसरे जो भारतीय फिलोसफर थे उनका क्या नाम था, पाकुडा कटियामा। ये जो बताए कि ये जो परमाणु है, ये क्या है कि जितना भी चीज़ मिल के इन्हीं से बना हुआ है, मतलब यही क्या होता है, कंबाइंड करके किसी भी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जितना भी मैटर हम लोग देखते हैं वो क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको इन्होंने परमाणु का नाम दिया था, तो उन्हीं से क्या होता है, उसी के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं। कह रहे अराउंड द सेम ईरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड द ल्यूकोपस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when the particles obtained cannot be divided further। कह रहा है कि इसी समय, इसी युग में क्या कह रहे थे कि जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे, ठीक है ना, वो क्या थे, ग्रीक के फिलोसफर डेमोक्रिटस और ल्यूकोपस, ये भी बताए कि मैटर जो है अगर हम लोग इसको फर्दर जो है, इसमें भी एक पार्टिकल्स है जिससे क्या होता है मैटर मिलके बना हुआ है और हम लोग फर्दर इसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों जो इंडियन फिलोसफर्स थे और ग्रीक फिलोसफर्स थे, ये दोनों क्या होता है, ये थ्योरेटिकल एक क्या हुआ कि आइडियाज दिए लोगों को, इनके पास भी कोई साइंटिफिक जो है, कोई एक्सपेरिमेंटल इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या थे, एज्यूम करके एक थ्योरेटिकल थ्योरी दे रहे थे। कह रहा ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। कह रहा है कि यही जो आइडियाज था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु को फर्दर नहीं बांट सकते हैं, ये 18th सेंचुरी तक यही आइडियाज रहा, क्योंकि उस समय तक जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, सिर्फ क्या किया था, एज्यूम करके बोला गया था कि ये जितने भी मैटर बने हैं, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इसका जो पार्टिकल है वो क्या है, परमाणु है, ठीक है। कह रहा by the end of the 18th century scientists recognized the difference between the element and compound and naturally became interested in finding out how many and why elements combine and what happens when they combine। अब कह रहा है कि 18th सेंचुरी के अंत आते आते बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुए कि फिर क्या हुआ कि डिफरेंस समझने लगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या किए, वो अंतर समझने लगे। और क्या कह रहा है कि और वो इंटरेस्टेड होने लगे, मतलब उनको अब जागरूक होने लगे कि अब क्या है कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करता है, आखिर ये जो कंबाइन करता है कोई भी एलिमेंट्स, आखिर ये क्यों कंबाइन करता है, इसके बारे में अब उनका क्या हुआ, जागरूकता बढ़ते जा रहा था 18th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट लोगों का।
कह रहे हैं एंटोनी एल लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब कह रहे हैं एंटोनियो एल लेवोसियर जो है ये क्या कि केमिकल साइंस जो इस्टेब्लिश किया गया था वो क्या कि दो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को बताएं, मतलब ये एक लॉ दिए केमिकल कॉम्बिनेशन का, एंटोनियो एल लेवोसियर। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इस लॉ में देखिए पहले के समय जो है ये क्या हुआ था, जितना भी एक्सपेरिमेंट्स किया जाता था ये ऑन द बेसिस ऑफ मास पे किया जाता था, उनके मास पे किया जाता था, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर कुछ भी लोगों को शुरुआत में नहीं पता था 18th सेंचुरी के जस्ट बाद में, ठीक है। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर जस्ट एक्सपेरिमेंटल बाय लेवोसियर। अब कह रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये जो लॉ बनाया गया था ये एक्सपेरिमेंटल था, मतलब ये पहला बार अब क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या होता है चीज़ों को प्रूव करना शुरू हुआ था साइंटिस्ट के बारे में। तो कौन से साइंटिस्ट थे, लेवोसियर थे और जोसेफ एल प्रोस्ट थे, ये दो साइंटिस्ट थे जो क्या किया, एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी दिए थे, ये एक्सपेरिमेंट से किए थे। अब यहाँ पर क्या किया गया है, कह रहा है यहाँ पर एक्टिविटी 3.1 दिया गया है, कह रहा है कि टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई। अब कह रहा है कि इसमें दो सेट बना हुआ है एक्स और वाई, आप इसमें से कोई भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें से किसी भी केमिकल्स को आप ले सकते हैं। जैसे एक्स में कॉपर सल्फेट है, वाई में सोडियम कार्बोनेट है, फिर एक्स में क्या है बेरियम क्लोराइड है और वाई में क्या है सोडियम सल्फेट है, फिर एक्स में लीड नाइट्रेट है और वाई में क्या है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें कोई भी पेयर को आप एक्स या वाई में से किसी एक को ले सकते हैं। कह रहा है कि prepare separately 5% solution of any pair of the substance listed under X and Y each in 10 ml वाटर। कह रहा है कि इसमें से 5 ml आपको सॉल्यूशन बनाना है, मतलब आप X में से एक एसिड ले लीजिए और Y में से एक एसिड ले लीजिए और क्या करना है कि दोनों को सेपरेटली, दोनों को अलग अलग जो है वो क्या करना है सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। 10 ml मतलब 10 ml पानी में आपको या तो आप कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट क्या होगा दो अलग अलग कंटेनर में ले सकते हैं और 10 ml वाटर में क्या करना है आपको दोनों को डालना है, दोनों एसिड्स को। कह रहा है टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन वाई इन कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन एक्स इन द इग्निशन ट्यूब। अब कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 फ्लास्क लेना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक्स को एक में ले लेना है, एक्स को मानिए कि आप ट्यूब में ले लिए, टेस्ट ट्यूब में ले लिए, और वाई को क्या करना है आपको इस बीकर में लेना है, ठीक है ना। वाई को आपको क्या करना है इस सॉल्यूशन को बीकर में लेना है। कह रहा है हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड। अब क्या करना है कि दोनों को आपको मिलाना नहीं है, एक को आप क्या हुआ एक्स को आप क्या किए थे अलग लिए थे, अलग कंटेनर में बीकर में लिए थे, और वाई को क्या किया, वाई का सॉल्यूशन जो है हम लोग क्या किए थे इस टेस्ट ट्यूब में लिए थे। तो 10 ml क्या हो गया हमारे पास 20 ml का सॉल्यूशन हो गया, मतलब 20 ml वाटर में ये सॉल्यूशन हो गया। और ऐसा करना है कि इस दोनों को क्या करना है मिलाना नहीं है, हमको क्या करना है यहाँ ऊपर कॉर्क का सेटअप आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या किया गया, कॉर्क से यहाँ पर क्या हुआ थ्रेड के माध्यम से क्या हुआ कि इसको टेस्ट ट्यूब को लटका दिया गया, टेस्ट ट्यूब को क्या क्या किया है इस बीकर में क्या किया गया है लटका दिया गया है, ठीक है, थ्रेड से बांध के, और ऊपर से कॉर्क से सील कर दिया गया है कि कोई भी चीज़ क्या हो बाहर नहीं निकले। अगर कोई रिएक्शन के बाद कोई गैस भी प्रोड्यूस होता है तो वो क्या हो बाहर नहीं निकले बीकर से, इसीलिए क्या किया गया यहाँ पे टाइटली क्या किया गया है कॉर्क को लगा दिया गया है। अब क्या किया गया है कि इस बीकर को, अब पहले तो हम लोग ऐसा सेटअप किए हैं कि दोनों जो सॉल्यूशन है वो क्या है बिल्कुल अलग अलग है एक्स और वाई का। बाद में क्या किया गया है कि आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, हमको क्या करना है बीकर को इस तरह से टिल्ट करना है कि जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन था वो क्या हो कि सॉल्यूशन एक्स जो है वो सॉल्यूशन वाई में मिक्स हो जाए। अब दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे कि जो मास जो है हमको क्या हुआ कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के पहले जो मास हमको था वही क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन को जब हम लोग टिल्ट करके सॉल्यूशन एक्स में सॉल्यूशन वाई को मिला देंगे तो दोनों का मास क्या होगा बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, दोनों का मास क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। कह रहा वेट द फ्लास्क विद द कॉन्टेंट्स केयरफुली, तो यही सारा चीज क्या किया गया है दिया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि ये एक्टिविटी से हमको यही पता चलता है कि जो रिएक्शन के पहले, ठीक है ना, जो मास था वही क्या होगा रिएक्शन होने के बाद वही मास है। तो इससे यही चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मास को ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब जो रिएक्टेंट होगा वही मास क्या होगा प्रोडक्ट का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कह रहा है लेवियोसर along with the other scientists noted many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportion। कह रहा है कि लेवियोसर जो है कुछ और साइंटिस्ट के साथ, ठीक है ना, कुछ और साइंटिस्ट के बाद ये चीज़ नोट की है कि बहुत सारे कंपाउंड्स में जिसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, जिसमें क्या है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स है, उसमें क्या होता है कि हर एक कंपाउंड का क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स क्या होता है सेम प्रोपोर्शन में होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड्स केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है उसका प्रोपोर्शन सेम होता है, वो आखिर कहीं से भी आया हो तो उसका क्या होता है प्रोपोर्शन हमेशा जो एलिमेंट्स होता है उस कंपाउंड में वो क्या होता है, उसका जो रेशियो रहता है वो क्या होता है सेम प्रोपोर्शन में रहता है। कह रहा है इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, कह रहा है कि कंपाउंड अगर हम लोग वाटर का बात करते हैं तो रेशियो वहां पर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया H2 हो गया, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा किसी प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि मास जो होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा 1:8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग मास का बात करेंगे तो मास क्या होगा 1:8 होगा। 1:8 कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग मास, अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा 8 होगा। तो कह रहा है कि ये जो है आप अगर पानी को क्या कीजिए, आप चाहे नदी के पानी को लीजिए, चाहे आप क्या होगा कुआं के पानी को लीजिए या फिल्टर वाटर को लीजिए या समुद्र के पानी को लीजिए, ये जो H2 है उसमें क्या होगा कि मास क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। कह रहा है थस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। कह रहा है अगर 9 ग्राम वाटर को हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो उसमें हर केस में हमको हमेशा क्या होगा कि 1 ग्राम क्या मिलेगा हमको हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन मिलेगा। कह रहा है सिमिलरली, कह रहा है उसी तरह अगर हम अमोनिया का बात करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया NH3 हो गया, तो उसमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा 14:3 होगा। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला था वो क्या होगा NH3 होगा, तो उसमें नाइट्रोजन का जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा 14 होगा और हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 होता है, तो H3 है मतलब क्या होगा 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब एमोनिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा 14:3 होगा। मतलब हर केस में नाइट्रोजन का जो मास होगा वो 14 होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा मास जो होगा वो उस फॉर्मूला में 3 होगा। कह रहा है दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। कह रहा है कि इसी को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। दोनों को हम क्या करते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी लॉ को हम लोग कहते हैं कि मास जो होता है, मास का जो प्रोपोर्शन होता है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, वो क्या होता है कि सेम रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। कह रहा द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव द अप्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। कह रहा है कि अब दूसरा जो साइंटिस्ट के सामने जो समस्या आ खड़ी हुई वो क्या है कि इसको वो क्या करना है एक्सपेरिमेंटली को क्या करना है इस एक्सप्लेनेशन को प्रूव करना है ना। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी एंड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। कह रहा है कि ब्रिटिश के जो केमिस्ट है जॉन डाल्टन वो क्या किए इनको बेसिक थ्योरी प्रोवाइड किए नेचर का, मतलब मैटर का जो नेचर है उसका क्या हुआ बेसिक थ्योरी, मतलब उसका क्या नेचर होता है उसके बारे में वो जो है ये यहाँ पे थ्योरी दिए हैं। कह रहा है डाल्टन पिक्ड अप द आइडियाज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। कह रहा है डाल्टन इस चीज को लिए कि मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और उसको ये क्या नाम दिए एटम्स नाम दिए। पहले के साइंटिस्ट जो 18वीं सेंचुरी के पहले जो नाम दिए थे वो क्या नाम दिए थे परमाणु दिए थे, और यहाँ पे डाल्टन साहब क्या नाम दिए हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम दिए थे। एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑफ द एटम्स। अब कह रहा है कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है एटम है, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा उस समय डाल्टन साहब के द्वारा कहा गया था। कह रहा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। कह रहा है कि डाल्टन जो थे वो क्या किए ये लॉ दिए थे, ठीक है ना, वो जो एटॉमिक के बारे में जो थ्योरी दे रहे थे उससे क्या होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में दिए थे और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में यहीं से क्या हुआ चीज निकल के आई। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जितना भी मैटर है,
ठीक है ना, वेदर चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। मतलब जितने भी मैटर है वो चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो सारे के सारे किससे बने हैं? एटम से बने हुए हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एटम्स के कैरेक्टर्स को जान जाएंगे, एटम्स के प्रॉपर्टीज को जान जाएंगे, तो क्या होगा, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग जान सकते हैं, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को भी हम लोग जान सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो ये थ्योरी दिए थे वो क्या थ्योरी दिए थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कह रहा है कि इनके अनुसार जितने भी मैटर है वो क्या है? टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको वो एटम्स बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। कह रहा है किसी भी मैटर का जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो क्या करता है? उसका एटम्स करता है। जो एटम्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट्स का। ठीक है। दूसरा कहता है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है एटम्स, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इसका जो नंबर्स रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा कि सेम रहेगा, मास इसका क्या होगा? सेम रहेगा। कह रहा है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल। कह रहा है कि अगर किसी एक एलिमेंट्स का अगर हम लोग एटम का बात करेंगे तो उसका क्या होगा? उसका मास भी सेम होगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। अगर हम ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का अगर हम एक एटम का बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रॉपर्टीज और उसका मास क्या होगा? वो हमेशा सेम रहेगा। वो कभी भी किसी भी रिएक्शन में या कभी भी उसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेगा, ना तो उसका मास चेंज करेगा। कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बदल सकता है और उसका क्या होगा? मास भी अलग होगा। मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन का मास होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तो जो ऑक्सीजन का एटम होगा और जो हाइड्रोजन का एटम होगा उस दोनों का क्या होगा? प्रॉपर्टीज भी अलग होगा और दोनों का मास भी अलग होगा। वही यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा है एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। द रिलेटिव नंबर आर काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। कह रहा है एटम्स जब भी क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, जब भी क्या करते हैं? वो कंबाइन करते हैं तो वो होल नंबर में कंबाइन करेंगे। जैसे H2O मतलब क्या होगा? या तो क्या होगा 1 2 3, मतलब 1.5 1 2.5 1.3 ऐसे में कभी भी कंबाइन नहीं करते हैं। मतलब क्या होगा? एक एटम क्या होगा? वो क्या होगा? जब भी किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो वो होल नंबर में आएगा। मतलब एक एटम कंबाइन कर सकता है, 2 एटम कंबाइन कर सकता है, 3 एटम कंबाइन कर सकता है ना, 4 एटम कंबाइन कर सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 एटम कंबाइन कर गया दूसरे किसी एलिमेंट के एटम्स के साथ, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा? डेसिमल में कभी भी नहीं आएगा। जब भी रहेगा तो क्या होगा? होल नंबर में ही वो कंबाइन करेगा। कह रहा है यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल द एटम्स आर मेड ऑफ स्टील स्मॉलर। कह रहा है हम लोग क्या करेंगे? अभी तक तो हम लोग डाल्टन जो बोले थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग एटम्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही जानना है कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ रहे हैं। 18वीं सेंचुरी के बाद जो क्या किया गया था वो दिया गया था। कह रहा है व्हाट इज एटम। कह रहा है कि एटम अब क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Can have you ever observed a mason building walls, from these walls a room and then a collection of rooms to form buildings? कह रहा है कि कभी तुम क्या किए? ऑब्जर्व किए हो कि जो बिल्डिंग बना हुआ रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? दीज वॉल्स ऑफ रूम्स। अब कह रहा है कि जो बिल्डिंग्स बना रहता है उसमें क्या होता है? रूम बना रहता है। और रूम आखिर किससे बनता है? जो रूम बनता है वो क्या बनता है? ईंट से बनता है, ईंटा से बनता है। तो ईंटा के कलेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं? रूम्स को बना सकते हैं, और रूम का कलेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग्स को बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंट हिल्स, इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्रेन्स एंड सैंड। कह रहा है कि अगर हम लोग क्या होगा? चींटी का घर का बात करें तो चींटी का जो घर है वो क्या होता है? बालू के कण से बना हुआ होता है। तो कह रहा है कि उसी तरह किसी भी मैटर को, अगर हम लोग किसी भी मैटर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हर मैटर क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका वो क्या होता है? एटम्स होता है। मतलब दुनिया में जितना भी चीज़ है, ठीक है ना, जितना भी एलिमेंट्स है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या है? एटम्स है।
कह रहा हाउ बिग आर एटम्स, कह रहा वो एटम्स जो होता है वो आखिर कितना बड़ा होता है। जैसे अगर हम लोग रूम का बात कर रहे हैं तो रूम बनाने के लिए सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, ब्रिक्स है, ठीक है ना। तो ब्रिक्स आपको क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा, नेकेड आइज हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स को देख सकते हैं। लेकिन कह रहा है क्या एटम्स का क्या साइज है, वो कितना बड़ा होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Atoms are very small, they are smaller than anything that we can imagine or compare with। कह रहा है एटम्स जो होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर कितना छोटा हो सकता है। मतलब अगर आप पेन से एक डॉट दे दीजिएगा तो उसमें भी क्या होगा, मिलियंस ऑफ एटम्स रहेगा, है ना, मिलियंस ऑफ एटम्स रहेगा। तो कह रहा है कि हम लोग उसको किसी चीज़ से ना तो कंपेयर भी कर सकते हैं, ना तो उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा। कह रहा है मोर देन ए मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर ऑफ बार्ली एज थिक एज ए शीट ऑफ पेपर। कह रहा है कि अगर क्या होगा, एक कागज इतना पतला अगर हम लोग बार्ली को लेते हैं तो वो भी, उसमें भी क्या होता है, मिलियंस ऑफ एटम्स होगा, मिलियंस ऑफ एटम होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि द एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, तो क्या होगा 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। इसका रेडियस जो होता है वो क्या होता है 10⁹ नैनोमीटर होता है। जैसे अगर हम लोग एक एप्पल का बात करेंगे, एक एप्पल का रेडियस का बात, जो आप एप्पल खाते हैं तो उसका क्या होता है 10⁻⁻1। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं एंट का तो क्या होगा 10⁻⁻3। अब आप समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एप्पल का तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे एंट का बात करेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे क्या इसका नैनोमीटर का तो क्या हो जाएगा 1 बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा, ये होता है साइज इसके रेडियस का, एटम के रेडियस का जो साइज होता है वो क्या होता है 10⁹ नैनोमीटर। तो ये क्या होगा, इसी के बराबर होगा। अब समझिए कितना ये छोटा होगा, जो क्या होता है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इतना कोई भी छोटा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो कंपेयर कर सकते हैं, है ना तो देख सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कह रहा वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर so significant in size, why should we care about them। कह रहा है कि अगर एटम्स का साइज इतना ज़्यादा छोटा है तो हमको इसके बारे में केयर करने का क्या ज़रूरत है, इसके बारे में जानने का आखिर क्या ज़रूरत है, जब इसका साइज इतना छोटा है, जो क्या होता है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना तो किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में इतना डिटेल में जानकारी का क्या ज़रूरी है। कह रहा है दिस इज बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वाट एवर वी डू। कह रहा है कि ये वर्ल्ड क्या है कि पूरा का पूरा संसार, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे के सारे चीज़ क्या हैं, इन्हीं एटम्स के कलेक्शन से बने हुए। मतलब हर एक मैटर जो है वो क्या होता है एटम से ही मिलके बना हुआ है। तो कह रहा है कि ये हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये एटम्स जो हैं, क्योंकि हर एलिमेंट्स का एटम क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज अलग होता है, क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है एटम्स होता है, और उसका प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है। तो हमको उनके बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही चीज़ क्या करते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं, है ना, हर चीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। Through modern techniques we are now able to produce the magnified image of the surface of elements showing atoms। अब कह रहा है कि मैग्नीफाइड क्या कर सकते हैं, इमेज हम लोग यहाँ पर सिलिकॉन का दिखाया गया है, ऊपर के लेयर का क्या किया गया है, यहाँ एटम्स को दिखाया गया है कि ये कैसा दिखता है। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, उसका एक लेयर दिख रहा है सिलिकॉन का, ठीक है, कि इसी तरह का क्या होता है, कुछ ऊपर से सरफेस एटम्स का दिखता है। कह रहा है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स। कह रहा है कि आज के मॉडर्न डे में कह रहा है कि जितने भी क्या है एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स का क्या सिंबल होता है, उनके एटम्स का क्या सिंबल होता है। कह रहा है डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक
साइंस। अब कह रहा है कि डाल्टन जो है वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या हुआ किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल दिया। अब सिंबल क्यों दिया, अगर आपको हाइड्रोजन लिखना है तो आप हर जगह क्या होगा हाइड्रोजन का स्पेलिंग लिखेगा, तो उसके बदला क्या हुआ अगर कोई सिंबल दिया गया तो उसके बारे में हमको क्या है स्टडी करना आसान होगा, आपको हर बार क्या होगा हाइड्रोजन को नहीं लिखना पड़ेगा, उसके बारे में कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके सिंबल्स का ही यूज कर सकते हैं। तो इसी कारण से क्या होगा कि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल्स का यूज करते हैं। कह रहा व्हेन ही यूज सिंबल फॉर एलिमेंट ही आल्सो मीन्ड डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अब कह रहा है कि जिस समय वो सिंबल को दिए थे उस समय वो क्लियर कर दिए थे कि ये जो सिंबल दिखाता है ये उसके एक एटम्स को दिखाता है। मतलब अगर आप हम लोग ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन ओ लिखने का मतलब है अगर क्या कि उस एलिमेंट ऑक्सीजन का वो एक एटम को शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह जितने भी एलिमेंट्स है उसका सिंबल उसके एक एटम को शो करता है। कह रहा है बेर्जेलस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। कह रहा है बेर्जेलस जो है इनको सजेस्ट किए थे सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट्स का उसका एक या दो लेटर्स के यूज करके बनाया जा सकता है। अब जो सिंबल्स दिया गया था डाल्टन के द्वारा वो देखिए कि डॉट दिया गया होता है एक सर्किल में, इससे ये हाइड्रोजन को शो करते थे। उसी तरह फास्फोरस का आप देख सकते हैं, कॉपर का देख सकते हैं, गोल्ड का देख सकते हैं, कार्बन का देख सकते हैं, सल्फर। जो आज के समय हम लोग क्या कर सकते जो करते हैं प्रैक्टिकली जो हम सिंबल्स का यूज करते हैं, तो डाल्टन क्या हुआ कि उससे बिल्कुल अलग हटके सिंबल्स को दिए थे, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या हुआ किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल दिया था। तो ये जस्ट क्या था सिंबल्स का शुरुआत था, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल का ये शुरुआत किए थे। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वेर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब कह रहे हैं कि शुरुआत में जो नाम दिया गया था, जो सिंबल्स दिया जाना शुरू हुआ, वो क्या हुआ किसी भी एलिमेंट से जहाँ पे वो पाया गया था पहला बार, जहाँ पे उसका खोज हुआ था, तो उसी जगह के नाम पे क्या किया गया उसका सिंबल दिया गया। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द सिप्रस, सम नेम वॉज टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर। अब कह रहा है कि कुछ नाम जैसे कॉपर का अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉपर का खोज जो है सिप्रस हुआ तो उसका नाम जो है इसी पे पड़ गया। उसी तरह कुछ जो स्पेसिफिक कलर्स के नाम पे दे दिया गया, मतलब जो एलिमेंट्स है उसका कलर पे उसका नाम दे दिया गया, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है कि गोल्ड जो है वो क्या हुआ इंग्लिश वर्ड येलो से, मतलब क्या होता है गोल्ड क्या दिखता है आपको येलोइश कलर का दिखता है, सुनहरा कलर का दिखता है, तो उसका नाम जो है येलो पे दे दिया गया। लेकिन आज के समय में जो है हम लोग क्या करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का यूज करते हैं नाम देने के लिए, जो क्या है एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल को अप्रूव करता है। मतलब वो सिंबल्स क्या है वो ये जो है IUPAC ये क्या करता है उस सिंबल्स को अप्रूव करता है, मतलब आप उस सिंबल्स को उस एलिमेंट के जगह यूज कर सकते हैं। कह रहा है मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और द टू लेटर्स ऑफ एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। कह रहा है बहुत सारा जो सिंबल्स था वो क्या किया गया कि पहला या दूसरा लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट का उसी का यूज किया गया सिंबल्स में। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज लोअर केस। कह रहा अगर आप किसी भी सिंबल को लिखते हैं तो पहला जो लेटर यूज होता है वो हमेशा क्या होता है कैपिटल लेटर होता है, और जो उसके बाद अगर कोई दूसरे लेटर को आप लिखते हैं तो वो क्या होगा स्मॉल लेटर का यूज होता है। हमको पहला और दूसरा अगर लेटर लिखना है किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट का तो दोनों हमको कैपिटल में नहीं लिखना है, पहला लेटर कैपिटल में और सेकंड लेटर अगर हम लोग लिख रहे हैं उसके सिंबल के लिए तो दूसरा लेटर क्या होगा स्मॉल लेटर यूज करेंगे। कह रहे जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर क्या हुआ सिंगल अल्फाबेट का यूज हुआ है तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल H को देंगे। उसी तरह अल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है सिंबल क्या होता है Al होता है, तो यहाँ पे A को क्या किया गया है कैपिटल में और L को स्मॉल में। अगर हम लोग Al दोनों कैपिटल में लिख रहे हैं तो ये गलत सिंबल है, ठीक है। उसी तरह कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या होता है CO होता है, कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है CO होता है। तो कोबाल्ट को हम लोग क्या होगा पहला C कैपिटल में लिखेंगे, O क्या लिखेंगे स्मॉल अल्फाबेट में लिखेंगे। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। जैसे क्या होगा क्लोरीन में
क्लोरीन में क्या होता है, सी पहला स्टार्टिंग क्या होता है, क्लोरीन का सी से होता है, फिर दूसरा जो लेटर है वो क्या हुआ कि इसके नाम में से किसी एक अल्फ़ाबेट को चुन लिया गया, जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसी तरह जिंक का अगर बात किया गया तो जिंक में क्या होगा, जेड जो है ये क्या है, कैपिटल में लिखे, और उसके बाद क्या है, एन को हम लोग क्या किए, इसके आगे के अल्फ़ाबेट से लिए हैं, जो क्या है एक स्मॉल अल्फ़ाबेट है। ठीक है, कह रहा है अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कह रहा है बाकी जो भी सिंबल्स है वो क्या हुआ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलावा भी और भी अलग भाषा से, जैसे क्या हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, या तो जर्मन भाषा से भी क्या हुआ, उसके नाम को लिया गया, उसके सिंबल्स में यूज किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग आयरन का बात करेंगे तो आयरन का सिंबल क्या होता है, एफ ही होता है, जो इसका लैटिन नेम है फेरम, मतलब आयरन का जो लैटिन में जो नाम है फेरम, तो हम लोग क्या किए कि उसी के अल्फ़ाबेट का पहला लेटर को लिए हैं और दूसरा लेटर क्या हुआ, स्मॉल लिखना है, इसीलिए जो आयरन का जो फॉर्मूला होता है, जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, एफ ही लिखते हैं। कह रहा है जैसे सोडियम का हम लोग क्या करते हैं, Na लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या होता है, इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, नाइट्रियम है, तो यहाँ पर एन कैपिटल ले लिया और ए क्या हुआ कि जो सेकेंड अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट का। उसी तरह अगर हम लोग पोटासियम का बात करेंगे तो पोटासियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है, कैलियम है, तो उसके लिए हम लोग क्या हुआ, उसका पहला अल्फ़ाबेट को लिए हैं, जो क्या है, के को हम लोग कैपिटल लेटर में अपर केस में लिखेंगे। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। कह रहा है इसीलिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का क्या होता है, जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करता है। तो टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी तक, जितने भी एलिमेंट्स को हम लोग क्या किए हैं कि खोज पाए हैं, वो क्या है 118 एलिमेंट्स हैं। उसी से जितना भी मैटर है वो क्या, जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, ठीक है, वो यही 118 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं कंबाइंड फॉर्म में, या तो क्या होगा कि क्या होगा, सेपरेट फॉर्म में है। ठीक है ना, तो क्या इसी 118 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ सिंबल्स दिया गया एलिमेंट्स का, जैसे एल्युमिनियम का Al दिया गया है, यहाँ पर आर्गन का Ar दिया हुआ है, बेरियम का B दिया हुआ है, बोरोन का क्या हुआ है, Br दिया हुआ है, कैल्शियम का C दिया हुआ है, ठीक है ना, Ca दिया हुआ है, कार्बन का C दिया हुआ है, क्लोरीन का Cl दिया हुआ है, कोबाल्ट का क्या हुआ है, CO दिया गया है। तो पहला जो लेटर है उसको हम लोग अपर केस में और दूसरा अल्फ़ाबेट अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको लोअर केस में लिखना है। अब एटॉमिक मास, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट द एटॉमिक मास। कह रहा है कि दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाल्टन बोले थे वो क्या किए थे, डाल्टन एटॉमिक मतलब वो एटम्स के मास के बारे में बताएं, मतलब उस जितना भी पहले का चीज़ होता था, ठीक है ना, शुरुआती में सब चीज़ क्या होता है उसके मास के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पर नंबर्स का बात नहीं होता था, वहाँ पर शुरुआत में क्या हुआ कि मास को ही कंसिडर करके सब कुछ किया जाता था केमिकल रिएक्शन में। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक मास। कह रहा है कि उनके अनुसार जितना भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या है कि एटॉमिक मास होता था। कह रहा है कि द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। कह रहा है कि ये थ्योरी जो है ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास। मतलब क्या होगा कि मास जो है वो क्या होगा, किसी भी एलिमेंट्स का वो होगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका मास कभी भी चेंज करने वाला नहीं है। उसका जो प्रोपोर्शन है वो अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन को ले रहे हैं तो किसी भी जो एलिमेंट्स का जो मास है उसके एटम्स का वो क्या होगा, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, since determining the mass of an individual atom was relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and compounds ऑफ फॉर्म। अब कह रहा है कि किसी एक एटम्स का जो मास है ये निकालना उस समय क्या था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो क्या हुआ कि केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड का जो कंबाइंड करके जो मास है उसको निकाला जाता था, ना कि सिर्फ एक और एक एटम्स का। मतलब उसमें किसी भी अगर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके टोटल मास को निकाला जाता था और वो भी क्या होता था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता था मास। Now let us take the example of compound of carbon monoxide। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो क्या हुआ कि दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, कौन कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। कह रहा इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली डेट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म
कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ये चीज बताया गया कि 3 ग्राम जो है कार्बन जो है वो क्या होता है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। मतलब 3 ग्राम कार्बन वो किसके साथ कंबाइन करेगा 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब यहाँ पर जो मास है कार्बन और ऑक्सीजन का ये क्या हुआ कि फिक्स रहा। मतलब क्या हुआ कि इसके इसी प्रोपोर्शन में रहेगा, इसी प्रोपोर्शन। मतलब अगर एक कार्बन मतलब 3 ग्राम कार्बन जो है वो क्या होगा 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो उसी तरह क्या होगा 6 ग्राम कार्बन क्या होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। उसी तरह क्या होगा 9 ग्राम जो कार्बन है वो क्या होगा 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। मतलब ये प्रोपोर्शन क्या होगा इसी फॉर्म में चलता रहेगा। कह रहा है सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट earlier abbreviated at AMU, but according to the latest IUPAC recommendation it is now written as unified mass। कह रहा है कि पहले इसको क्या कहा गया था AMU बोला जाता था, ठीक है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता था, लेकिन बाद में इसको जो है ये क्या गया है लेटर U के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, जिसका मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास, जिसका मास क्या होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब यूनिफाइड मास का मास जो होता है वो क्या होता है 1 कार्बन एटम के बराबर होता है। 1 कार्बन एटम के बराबर क्या होता है यूनिफाइड मास किसी भी एटम्स का होता है। कह रहा है कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिफाइड एंड ऑक्सीजन ऑफ एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 यूनिफाइड मास। अब कह रहा है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है कि 1 है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 1 यूनिफाइड मास है, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो क्या है 1.33। मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का कंपेयर किया गया है मास का। तो जो कार्बन का मास है वो क्या है कि 1 यूनिफाइड मास है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का, तो इसका यूनिफाइड मास क्या है 1.33 यूनिफाइड मास है। होल नंबर और एज नियर टू होल नंबर एज पॉसिबल। कह रहा है कि हमको क्या करना है कि जब भी लेना है तो इसका जो प्रोपोर्शन लेना है वो क्या करना है होल नंबर में ही लेना है। While searching for the various atomic mass units, scientists initially took 1/16 mass of atom of naturally occurring oxygen as the unit। कह रहे शुरुआत में जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए ऑक्सीजन को लिए, उसका 1/16 मास को क्या किया गया कि वहाँ पर कंसिडर किया गया, लिया गया। कह रहा है दिस वाज कंसिडर्ड रिवेलेंट ड्यू टू द 2 रीजन। कह रहा है कि इनको जो है मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन को जो लिया गया था 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन को, इनका लेने का 2 कारण था, ठीक है। कह रहा ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। कह रहा है कि पहला बात क्या है कि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कह रहा है दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव द मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज द होल नंबर। कह रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो मास था वो क्या निकलता था होल नंबर में निकलता था। लेकिन कह रहा है कि 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट मास यूनिट कार्बन C12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रिफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक। कह रहा है कि शुरू में क्या किया था तो जो रिफरेंस मास लिया गया था वो क्या गया था ऑक्सीजन को लिया गया था, ठीक है ना। ऑक्सीजन 16 को 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन को लिया गया था। कह रहा है लेकिन 1961 के बाद जो है पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली क्या किया गया कार्बन C12 को एक्सेप्ट किया गया रेफरेंस एटॉमिक मास, ठीक है। द रिलेटिव मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट ऑफ एटम। अब कह रहा है कि जितना भी एलिमेंट्स का जो मास निकाला गया था वो क्या किया गया था कार्बन C12 के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। कह रहा है इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग ए फ्रूट विदाउट एन स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। कह रहा है कि अब कह रहा है कि आप एक मतलब इमेजिन कीजिए कि एक जो है फल बेचने वाला बिना किसी नाप का क्या कर रहा है फल को बेच रहा है। He takes a watermelon and says that has a mass equal to 12 units। अब कह रहा है कि वो एक वाटरमेलन को लिया और बोला क्या कि इसका जो मास है वो क्या है इसके 12 पार्ट्स के बराबर है। मतलब 12 पार्ट्स में क्या किया उस वाटरमेलन को डिवाइड कर दिया, और कह रहा है कि he makes 12 equal pieces of watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of the one piece of watermelon। अब कह रहा है कि उस वाटरमेलन को वो 12 पीस में बांट दिया और उसी एक पीस से क्या किया मतलब जो 12 पीस इक्वल पीसेस में बांटा वाटरमेलन को, और एक पीस को क्या किया कि मतलब जितना भी फल बाकी वो बेचा वो क्या हुआ कि उसी को क्या उसी के रिस्पेक्ट में बेचा, मतलब उसी को रिलेटिव मास माना। मतलब क्या हुआ कि उसी को स्टैंडर्ड मास माना। एक पीस को क्या किया गया स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड मास मान लिया गया और उसी के रिस्पेक्ट में वो बाकी फल को बेचा। तो उसी तरह जो है हम लोग C12 मतलब कार्बन के एटॉमिक मास का 12th जो पार्ट होता है उसी को क्या गया है, रिलेटिव मास माना गया है। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे एलिमेंट का मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कह रहा मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। अब देखिए क्या है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का क्या है 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 35, उसी तरह क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो ये सारे किसके रिस्पेक्ट में, ये सारे क्या होता है कि जब हम लोग इसका मास लेंगे तो ये क्या लेंगे कि कार्बन का 12 पार्ट का एक मास के बराबर हम लोग मतलब C12 कार्बन मतलब कार्बन 12 के पार्ट के एटॉमिक मास के बराबर क्या होगा, जितना भी मास है किसी भी एलिमेंट्स के एटम का उसको लेंगे। कह रहा हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कह रहा एटम जो है वो क्या होता है कि कैसे एग्जिस्ट करता है। कह रहा एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कह रहा है कि बहुत ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स का वो क्या करते हैं, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अकेला वो स्टेबल नहीं रहते हैं। कह रहा एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, these molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch। कह रहा ये एटम या ये जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स या तो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होता है लार्ज नंबर में जब कंबाइन करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब ये जो इंडिपेंडेंट रूप में किससे मिलके बने हुए रहते हैं, ये बने हुए रहते हैं एटम जो है वो क्या होता है मॉलिक्यूल्स और आयंस से, और यही जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि इनका साइज बढ़ जाता है कंबाइन करने के बाद, और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है। कह रहा है मॉलिक्यूल इज इन द जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। कह रहा है मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो क्या होता है केमिकली बाउंड होता है, मतलब क्या होता है केमिकली जुड़े हुए रहते हैं एट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। मतलब मॉलिक्यूल जो होता है ये क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, जो जिसके बीच में क्या होता है एट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ होता है। कह रहा है ए मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल टू इंडिपेंड एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। कह रहा है कि मॉलिक्यूल वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जो क्या होता है किसी भी एलिमेंट का क्या होता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाला पार्टिकल होता है, मतलब क्या होता है वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है और वो उस एलिमेंट का सारे के सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि वो सारा का सारा वाटर का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको दिखा सकता है। तो उसी तरह जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका एक पार्टिकल्स क्या होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो उस मतलब क्या होता है उस मॉलिक्यूल उस जिस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है वो शो करता है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अब कह रहा है कि एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल कैसा होता है। कह रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। कह रहा है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे तो वो एक ही जैसे एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ जैसे आर्गन है, हीलियम है, ये क्या होता है एक ही तरह के एटम से बने हुए थे। वो क्या होता है एक ही तरह के एटम्स, एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम से क्या होता है आर्गन और हीलियम बने होते हैं। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। लेकिन क्या होता है कि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन consist of 2 atoms of oxygen, hence it is known as the diatomic। अब कह रहा है कि जो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के वो क्या होते हैं एग्जिस्ट कैसे करते हैं दो एटम्स के साथ। मतलब जो ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल्स क्या है, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है और क्या होता है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग क्या किए थे यहाँ पर देखे थे आर्गन को देखे थे, हीलियम को देखे थे, ये क्या होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर गए थे। लेकिन उसी तरह अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है डायटोमिक, मतलब ये जो है क्या होगा 2 एटम्स जब मिलेगा तभी क्या होगा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। सिंगल ऑक्सीजन क्या होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो गया, डायटॉमिक हो गया। उसी तरह 3 एटम अगर हम लोग ऑक्सीजन का मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा, और वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। कह रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स हैं वो क्या बताता है, उसका एटोमिसिटी बताता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ओजोन क्या होता है, O3 होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 3 एटम्स है ऑक्सीजन का, तो वो 3 एटम्स क्या हो गया, उसका एटोमिसिटी बताता है। मतलब कितने एटम्स हैं उस कंपाउंड में, एलिमेंट्स के उस कंपाउंड में, मतलब कितने एटम है वो क्या बताता है, उसका एटोमिसिटी बताता है। कह रहे मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम बॉन्ड टुगेदर। मतलब जो होते हैं, मतलब कार्बन का क्या होता है, बहुत सारा एटम्स के साथ क्या करता है, ये कंबाइन करता है। तो ये डिफिनिट हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, कि वो कार्बन क्या होगा, कि किसी डिफिनिट नंबर्स में क्या होगा, वो बाउंड होगा। मतलब वो इनडिफिनिट, मतलब कितना भी नंबर से वो क्या करता है, बाउंड कर जाता है। वो इनडिफिनिट नंबर से वो क्या करता है, बाउंड करता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल नहीं रहता है, वो बहुत सारा स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। अब कह रहा है कि लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम ऑफ द मेटल्स। अब हम यहाँ पर क्या होगा, कुछ मेटल्स का एटोमिसिटी देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। क्लोरीन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। मतलब आर्गन और हीलियम मोनो एटॉमिक, मतलब क्या हो गया कि एक एटम क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा इस एलिमेंट का। ऑक्सीजन क्या होगा, मोनो एटॉमिक होता है। उसी तरह हाइड्रोजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। मतलब कहीं पर भी आप हाइड्रोजन को देखिएगा तो H2 लिखा रहेगा, 2 हाइड्रोजन का एटम्स रहेगा। नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक होता है, क्लोरीन भी डाई एटॉमिक रहता है। फॉस्फोरस क्या होता है, डायटॉमिक भी होता है और टेट्राएटॉमिक भी होता है। और सल्फर क्या होता है, पॉलीएटॉमिक, मतलब क्या होता है, एसिड होता है सल्फर का। तो और भी सारा क्या होता है, और भी इसमें एटम्स क्या होता है, कंबाइन करके इसका मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बनता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है। तो कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे। तो एलिमेंट्स में हम लोग क्या होता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स का एटम रहता था, यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होगा, कि यहाँ पर एटम्स रहेगा। कह रहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स क्या होगा, डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मिलके क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है वाटर, ठीक है ना, H2O, तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसका क्या होगा, मतलब क्या होगा, मास, इसका प्रोपोर्शन क्या हो गया, 1:8, मतलब 1 मास हाइड्रोजन का और 8 मास ऑक्सीजन का। उसी तरह अमोनिया का क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तरह के एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, तो इसका मास का कम प्रोपोर्शन क्या है, 14:3, मतलब 14 मास रहेगा नाइट्रोजन का और 3 मास रहेगा हाइड्रोजन का। उसी तरह क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किससे बने होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन का मास होगा 3 और ऑक्सीजन का मास होगा 8। तो ये क्या होगा, इसी मास के प्रोपोर्शन में ये क्या होता है, मिलके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज एनायंस। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये क्या है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, रेफर टू टेबल 3.4 फॉर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एटम रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट लिया गया, 2 एलिमेंट लिया गया, और यहाँ पर रेशियो बाय मास, मतलब रेशियो जो लिया गया है उसके मास के अकॉर्डिंग लिया है। मतलब एक रेशियो लिया गया है किसका, हाइड्रोजन का, और 8 रेशियो किसका लिया गया है, ऑक्सीजन का, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाला गया, यहाँ पर क्या किया गया, रेशियो निकाला गया, मास रेशियो बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो मास रेशियो था वो क्या था, मास रेशियो भी 1 था और एटॉमिक रेशियो भी 1 था। तो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के केस में, तो मास रेशियो क्या है, 8 है, और एटॉमिक मास क्या है, 16 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1 और 1/2 का जो क्या होता है कि यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये रेशियो क्या आता है, 2:1 आता है। ये रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
2:1 आता है। 2:1 का मतलब क्या होगा कि दो हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, मतलब दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, कंबाइन करता है। अब कह रहा है कि व्हाट इज एनायन, कह रहा है कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसिस। कह रहा है कि जो कंपाउंड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा उसमें क्या होता है, चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, चार्ज होता है। कह रहा है चार्ज स्पेसिस आर नॉन एज आयंस। कह रहा है कि जो चार्ज रहता है, जो क्या होता है कि एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, उसके एटम्स के ऊपर जो चार्ज रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम डेट नेट चार्ज देम। कह रहा आयंस जो होता है वो क्या होता है, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है, या अब हम लोग आयंस के बारे में देखेंगे। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसिस, द चार्ज स्पेसिस आर नॉन एज आयंस। अब कह रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब क्या करता है, कंबाइन करता है, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज रहता है, तो उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव द नेट चार्ज ऑन देम। एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। कह रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, जब क्या होता है कि कोई भी क्या होता है कि एक्सेप्ट करता है, क्या करता है कि जब कोई भी एटम को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव, उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज कब कहते हैं, जब किसी भी आयंस को क्या करता है कि डोनेट करता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का बात करते हैं, तो इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयंस। अब कह रहा है कि अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, सोडियम पे क्या पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कैटायंस है, और नेगेटिवली चार्ज क्या हो गया, इस पे अनायन हो गया। अब कह रहा है कि क्या क्या रूल्स फॉलो होता है, अब क्या क्या रूल्स फॉलो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब क्लोरीन क्या है, एनायन है। ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नॉन एज पॉली एटॉमिक आयंस। कह रहा है अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पे क्या होगी, चार्ज होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। मतलब एक पे रहेगा तो क्या करेंगे, तब तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर क्या होगा, एक से ज़्यादा एटम्स पे क्या होगा कि चार्ज रहेगा, तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। कह रहा है वी शैल लर्न मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, आयोनिक कंपाउंड क्या हो गया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, कैल्शियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो इस दोनों का मास क्या हो गया, किस प्रोपोर्शन में, 5:2 में है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड का, तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, इसका मास किस रेशियो में रहेगा, 3:4 के रेशियो में रहेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि राइटिंग ए केमिकल फार्मूला, हम लोग केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कह रहा है कि केमिकल फार्मूला क्या है कि उसमें जो से एलिमेंट्स हैं उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लिखा जाता है, उसके क्या करते हैं हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लिखते हैं। कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजली। कह रहा है किस तरह से हम लोग अलग अलग जो केमिकल फार्मूला है वो अलग अलग कंपाउंड्स का इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सिंबल्स यूज करते हैं, जो एलिमेंट्स का एटम्स उसमें यूज हुआ है उसी का हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंबल्स को यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि सोडियम है, यहाँ पे क्या है कि सोडियम पे एक क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या हो गया, सोडियम क्या हो गया, कैटायंस हो गया। उसी तरह पोटेशियम क्या हो गया, मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। उसी तरह पोटेशियम का जो है ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह सिल्वर भी क्या करेगा, एक आयंस को क्या करेगा, डिनोट करेगा, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कॉपर भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इस पे पॉजिटिव, मतलब अगर एक प्लस साइन आ रहा है, मतलब एक कैटायंस आ रहा है, तो इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेगा। उसी तरह हम लोग अगर देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्राइड है, मतलब H पे क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करेगा।
उसी तरह आयोडीन क्या है कि यहाँ पर क्या है, अनायन है, एक निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्साइड है, मतलब ये 2 है, मतलब यहाँ पे 2 क्या है, 2 एनायंस है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह सल्फाइड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। मतलब जितना भी आपको क्या होगा, एनायंस होगा, जितना भी एनायंस होगा मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर जितना कटायंस होगा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो हर जो केमिकल फॉर्मूला में क्या होता है, हर एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, वो अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो उसी के लिए क्या करते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन्स वो जो उसके आउटर सेल में रहते हैं वो क्या करता है, डोनेट करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर जो क्या करता है, जो एलिमेंट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो एनायंस और कैटायंस आता है वो आता है कि कितना वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या डोनेट कर रहा है। अगर एक डोनेट कर रहा है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर 2 डोनेट कर रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह होता है। अगर पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो उस पर क्या होता है कि उस पूरे पर क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। उस पूरे पर क्या होता है, आयंस आ जाता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। जैसे अमोनियम, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होता है, इस पे पॉजिटिव, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, NH पे पॉजिटिव, मतलब ये एक आयंस है, जो क्या है, NH क्या है, एक कटायन है। उसी तरह हम लोग हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव है, मतलब ये क्या है, अनायंस है। ठीक है, आगे हम लोग जब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे तो उस समय बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। कह रहा है द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। मतलब वो किसी कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कह रहा है वैलेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंसी कहते हैं। मतलब कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने में 2 एलिमेंट्स के बीच जितना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स आप डोनेट कर रहे हैं और जितना इलेक्ट्रॉन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी को क्या करते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कह रहा एलिमेंट्स विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। कह रहा एलिमेंट जो है वो क्या करता है, कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ मिलके केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में। मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम्स को क्या करता है, डोनेट करता है एक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज 8। कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या है, 2 आर्म है, 2 हाथ है, और ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है। कह रहा है इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच एंड होल्ड ए फ्यू पीपल इन सच ए मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ द आर्म्स ऑफ द ह्यूमंस आर लॉक्ड, हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक ऑक्टोपस कैन होल्ड। अब कह रहा है कि ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है और इंसान के पास क्या है, 2 हाथ है। अब ऐसा कह रहा है कि अगर ऑक्टोपस को 8 हाथ से क्या होगा, इंसान को पकड़ना है, और इस ढंग से पकड़ना है कि हर एक इंसान का दोनों हाथ को पकड़ना है, तो कह रहा है कि एक ऑक्टोपस कितने इंसान को पकड़ सकता है। तो ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है और इंसान के पास क्या है, 2 हाथ है। मतलब क्या होगा, एक ऑक्टोपस क्या होगा, 4 इंसान को, 4 ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। तो अब कह रहा है रिप्रेजेंट ऑक्टोपस विथ O एंड ह्यूमंस विथ H। कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या करना है, ऑक्टोपस को O से रिप्रेजेंट करना और ह्यूमन बींग को H से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो OH4, मतलब एक ऑक्टोपस जो है वो क्या होता है, 4 ह्यूमन बींग को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला को बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है ना, केमिकल फार्मूला को बेहतर ढंग से इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा था रूल्स डेट वी हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फार्मूला आर एज फॉलो। अब कह रहा है कुछ रूल्स को भी हमको फॉलो करना है केमिकल फार्मूला लिखने के पहले। अब रूल्स को देख लेते हैं। द वैलेंसी और द चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस। अब कह रहा है कि जो वैलेंसी है या तो जो आयंस है, जो चार्ज है, वो होना चाहिए बैलेंस। अब बैलेंस क्या होना चाहिए, अगर एक कटायन है तो एक अनायन, मतलब एक क्या करता है, डोनेट कर रहा है तो एक ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर 2 आयंस को क्या करता है, डोनेट कर रहा है तो 2 आयंस को एक्सेप्ट करेगा। तो पूरा केमिकल फार्मूला में जो आयंस होना चाहिए, जो वैलेंसी होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए।
दूसरा कह रहा है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, कह रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से क्या है कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, तो उस केस में क्या होता है मेटल्स को हमेशा पहले लिखना है, मेटल्स को क्या करना है हमको हमेशा पहले लिखना है और नॉन मेटल्स को क्या करना है बाद में लिखना है। मतलब जो उस फॉर्मूला का जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे उस कंपाउंड का, उसमें मेटल्स को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल्स को बाद में लिखेंगे। कह रहा है इन कंपाउंड फॉर्म बाय पॉलीएटॉमिक आयंस। अब कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें क्या होता है पॉलीएटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या होता है पॉलीएटॉमिक आयंस बनता है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ए ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। अब कह रहे हैं कि जितना भी आयंस उस पॉलीएटॉमिक पे रहेगा तो उसको हमको क्या करना है, उस पॉलीएटॉमिक को क्या करना है ब्रैकेट में डाल के उसके आयंस को लिखना है। मतलब वो कितना क्या किया, चार्ज को एक्सेप्ट किया या लूज किया, उसको क्या करना है हमको ब्रैकेट में डाल के लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है MgOH4 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोक्साइड क्या है एक पॉलीएटॉमिक है, तो इसके ऊपर क्या क्या हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या किए हैं कि ब्रैकेट में डाल के यहाँ पर पावर इसका 2 लिखे हैं। कह रहा है इन द केस ऑफ द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज 1। कह रहा है अगर पॉलीएटॉमिक आयंस का जो पावर है ना, अगर वो 1 रहेगा तो हमको ब्रैकेट देने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर उस पर क्या होगा आयंस रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब कह रहा है फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब कह रहा है कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखा गया है सिंपल कंपाउंड्स का, जैसे द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। अब कह रहा है जो सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। मतलब जो बाइनरी कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, सिंपल कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा क्या होता है एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। While writing the chemical formula for a compound, we write the constituents of elements and their valencies shown below। कह रहा है कि अगर हमको क्या करना है केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसका पहले हमको सिंबल लिखना है और उस सिंबल के जस्ट नीचे क्या करना है उसका वैलेंसी लिखना है। उसका क्या करना है हमको वैलेंसी लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड में कितना एलिमेंट्स का यूज हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का सिंबल को रिप्रेजेंट किए H से और क्लोरीन का रिप्रेजेंट किए Cl से। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है तो उसके नीचे 1 लिख दिए, और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है तो उसके नीचे 1 लिख दिए। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो क्या होगा हाइड्रोजन के पास भी 1 हो जाएगा और क्लोरीन के पास भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा HCl बन जाएगा, ठीक है ना। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो HCl बन जाएगा, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए एकक इलेक्ट्रॉन्स का जरूरी था, एकक आयंस का ट्रांसफर था यहाँ पर, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी हम लोग क्या करेंगे पावर नहीं देंगे, सीधा सिंपली HCl लिख देंगे। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन का क्या होता है वैलेंसी 1 होता है और सल्फर का 2 होता है। मतलब सल्फर का 2 मतलब सल्फर को क्या है, सल्फर को दो वैलेंसी है, मतलब इसको 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन क्या होगा 1 ही दे सकता है, तो इसको जरूरत पड़ेगा 2 हाइड्रोजन का, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है H2S। मतलब एक सल्फर को 2 हाइड्रोजन मिलके क्या करेगा, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देगा। मतलब सल्फर का जो भी वैलेंसी है वो क्या आ गया 2 है, तो वो तब पूरा होगा। 2 आयंस है, इस पे क्या होगा 2 निगेटिव है, मतलब 2 क्या होगा 2 एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक सल्फर को फुलफिल करेगा। मतलब क्या होगा 2 हाइड्रोजन का जरूरत होगा सल्फर के वैलेंसी को पूरा करने के लिए। कह रहे अब जैसे यहाँ पे क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन भी है और क्लोरीन भी है, तो कार्बन का क्या होता है वैलेंसी 4 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन का वैलेंसी 1 है और कितना है कार्बन का वैलेंसी क्या है 4 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि
यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 क्लोरीन का क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, CCl4, मतलब एक कार्बन को 4 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, मतलब 4 क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा, इसलिए क्या किया गया, CCl4 लिखा गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो पावर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगर वैलेंसी क्या है, कार्बन के नीचे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। अगर क्या होगा, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो क्या होगा, कार्बन के साथ चला जाएगा। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, 1 क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो मान लिया जाता है। उसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का बात करेंगे, तो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है, ठीक है। +2 है, +2 का मतलब क्या हुआ, ये कटायंस है, और क्लोरीन का है -1, मतलब क्या है, ये अनायन है। अब क्या करेगा, इस दोनों के बीच में भी क्या करेगा कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसको 2 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा। मैग्नीशियम के पास क्या होगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और क्लोरीन के पास क्या है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा इसको स्टेबल होने के लिए। तो इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पर जो इनका वैलेंसी है उसको क्या किया गया है, क्रिस क्रॉस कर दिया गया है। तो मतलब एक मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा। देखिए 1 से क्या किया, क्रिस क्रॉस किया गया मैग्नीशियम को, और क्लोरीन को 2 से किया गया। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, बैलेंस्ड हो गया, आयंस दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी चीज को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों में किसी भी केमिकल फॉर्मूला में जो आयंस होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। तो इसी बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक का वैलेंसी दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस दोनों का आयंस क्या होता है कि बराबर हो जाता है। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है अल्मुनियम ऑक्साइड का। तो अल्मुनियम का क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -3 होता है, और ऑक्सीजन का 2 होता है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अल्मुनियम का चार्ज क्या है, 3 है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Al2, मतलब अल्मुनियम का 2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्मुनियम 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्मुनियम को क्या चाहिए, 3 चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए। अब क्या होगा, जब क्रिस क्रॉस कर दिए तो एल्युमिनियम के साथ क्या हो गया, Al2 हो गया, और क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ 3 हो गया। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, 2 × 3, अल्मुनियम का कितना जरूरत था, 2 × 3 6, और ये भी क्या हो गया, इस पे ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 था, ठीक है ना। तो 2 × ये 3 हो जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 क्या करता है, ये इस पे 6 माइनस का क्या हो गया, एनायंस हो गया, और इस पे क्या हो गया, 6 का टायंस हो गया। तो ये दोनों का चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि उनका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा कि बैलेंस हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम का जो वैलेंस, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 होता है, मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा। उसी तरह ऑक्सीजन क्या करता है, इसका भी चार्ज क्या होता है, -2, मतलब -2 आयंस क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। जब दोनों में क्या हो जाएगा कि सेम हो जाता है तो हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्मूला लिखते हैं, वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब एक जैसा वैलेंसी रहता है या एक जैसा चार्ज रहता है कह सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में बिना किसी पावर का लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट है। तो सोडियम का क्या है, यहाँ पर सोडियम एक का टायंस है और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे नाइट्रेट का NO3 का क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट हो गया। और NO3 क्या है, पॉलीएटॉमिक्स है। तो NO3 क्या है, इसका पहले से ही पॉलीएटॉमिक का फॉर्मूला है, मतलब एक नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जब क्या करता है, मिलता है, तो नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, कैल्शियम
का क्या होता है, कितना आयंस है, 2 है, और हाइड्रोक्साइड का क्या है, 1 है। यहाँ पर जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है, एक पॉलीएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक पे क्या होगा, जब एक से ज़्यादा पावर आ जाएगा, एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आयंस आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद बाहर क्या होता है, उस पावर को लिख देते हैं, ठीक है। अब उसी तरह क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में क्या है, Na का वैलेंसी क्या है, 1 है। उसी तरह कार्बोनेट क्या है, पॉलीएटॉमिक है, इसका वैलेंसी क्या है, -2 है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, जब हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सोडियम पे पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कार्बोनेट पे पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कार्बोनेट पे क्या हो जाएगा, 1 ही चार्ज आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिना ब्रैकेट का भी CO3 पॉलीएटॉमिक में उसी तरह लिख देंगे, उसमें कोई भी ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वैलेंसी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या होता है, इस पे पावर 1 आ रहा है, तो पावर 1 को हम लोग बिना ब्रैकेट का ही छोड़ देते हैं। अब दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, कह रहा है वी हैव डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हम लोग क्या है, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी सब्सटेंस का, क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी भी कंपाउंड में, उसमें जितना भी एटम्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स में जितना भी एटम्स होते हैं, उन सब का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, मॉलिक्यूलर मास बोला गया हुआ है वाटर का, ठीक है ना। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है, उसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 रहता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 1 है, तो हम लोग इसको क्या किए, 2 × 1 किए। और उसी तरह क्या होता है, एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का रहता है वो क्या रहता है, 16 रहता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में 1 यूज किया गया है, तो 1 × 16 किया गया। तो 2 × 2 क्या, 2 × 1 2 हो जाएगा, और 1 × 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 + 16 क्या होगा, 18 यूनिट हो जाएगा, 18 यूनिफाइड मास इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। उसी तरह क्या, अगर हम लोग बात करेंगे HNO3 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम्स यूज किया गया तो 1 लिखे हैं। उसी तरह नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 14 होता है, और यहाँ पर 1 ही नाइट्रोजन है तो 14 लिखे। उसी तरह ऑक्सीजन का क्या किया गया, 3 एटम्स है, और 1 ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता है, तो 16 × 3 क्या किया गया, 48। अब क्या हुआ, HNO3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो इक्वल टू क्या होगा, 63 यूनिफाइड मास हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसी तरह हम लोग किसी भी मॉलिक्यूलर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला का, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और उसके एकक क्या होगा, एटम्स के, मतलब एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं उसके क्या करेंगे, उससे उसका मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड। अब कह रहा है कि फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, सम होता है। एटॉमिक मास जो उसमें एटम्स होते हैं फॉर्मूला में, जो क्या होता है उसके यूनिट कंपाउंड में होते हैं, उसी का क्या होता है कि मास होता है, ठीक है। कह रहा है फॉर्मूला यूनिट मास जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरह जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किए हैं, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस व्हिच कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस। अब कह रहा है कि फॉर्मूला यूनिट मास हम वैसे के लिए यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, आयंस का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास जो है, यहाँ पे कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास जो है ये कैल्शियम का क्या है, एक एटम यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैल्शियम का 40 होता है। उसी तरह एटॉमिक मास यहाँ पे क्लोरीन का यूज किए हैं, तो क्लोरीन कितना है, 2 है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 × 71 = 111 क्या होगा, यूनिफाइड मास हो जाता है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा जो तीसरा चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।